अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद असलम राही। हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द पाकिस्तान स्टडी स्टूडेंट्स एंड इसके सब्जेक्ट है उनमें एज ए माइनर और कंपलसरी और मेजर पढ़ाया जाता है। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पाकिस्तान की सियासी जमायतें। जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे तो यकीनन सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे, यानी क्योंकि बिफोर 1947 पाकिस्तान आल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, इसीलिए हम जब भी पाकिस्तान की बात करेंगे तो ज़रूर सब कॉन्टिनेंट का जिक्र छिड़ेगा। इसीलिए हम ब्रीफ थोड़ा सा बिफोर द इंडिपेंडेंस हम थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो सब कॉन्टिनेंट में एज ए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑन 28 दिसंबर 1885 को जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनका 72 का डेलीगेशन बम्बई में बैठा और एक पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए जिसे हम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कहते हैं। जो इसके बाद फाउंडर मेंबर थे वो एलन एक्टिव ह्यूम थे और दादा भाई नौरोजी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। और बेसिकली कांग्रेस बनाने का यही रीज़न था कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसिकल नाम्स है, उससे जो सब कॉन्टिनेंट के अवाम है उसको वाकुफ़ कराया जाए। ब्रिटिश थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको ये सिर्फ यही बहाना था कि अभी तक इंडियन जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी से वाकुफ़ नहीं है, इसीलिए हम इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं कर सकते, खुद मुख्तियारी नहीं दे सकते। अगर खुद मुख्तियारी दे दी तो कोई और कॉलोनी बना लेगा। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आने के बाद सबसे पहले अपोज सर सईद अहमद ख़ान ने की थी, क्योंकि सर सईद अहमद ख़ान का ख्याल था कि जो इससे पहले जो म्यूटनी हुई थी 1857 की और जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें, तो सर सईद अहमद खान का ख्याल था कि जब हिंदुओं को मौका मिलेगा तो वो ज़रूर मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जो सर सईद अहमद खान का ये ख्याल था कि ऐसे हालात में जब मुसलमान एजुकेशनल ग्राउंड के हिसाब से बिल्कुल ही वीक है, जब इन हिंदूज़ के मुकाबले में बिल्कुल ही बैकवर्ड्स है, तो ऐसे हालात में ब्रिटिश से आज़ादी लेना मुसलमानों के लिए सिर्फ ऐसा है कि अपने ग़ुलाम को चेंज करना, क्योंकि मुसलमानों के लिए वही जबर और वही तसल्लुत बरकरार रहेगा। इसलिए इन मई 1985 को जब सर सईद अहमद खान की वफ़ात हो जाती है, नवाब वक़ारुल मलिक को ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। और उसके बाद सर सईद अहमद खान के वफ़ात के बाद जो ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के इजलास होते थे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का एजेंडा भी ज़ाहिर हो रहा था। जैसे कि लखनऊ में भी 1904 को इजलास हुआ, उसके बाद शिमला में हुआ, तो इन दोनों इजलासों में पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की बात की गई। उसके बाद 1906 को ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इन 1906 को ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास ढाका में हुआ और उस इजलास के बाद 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 1906 में एहसान मंजिल पे एक मीटिंग जो तकरीबन 400 मदहबिन शामिल थे, एक मीटिंग रखी गई जिसमें ये एजेंडा ज़ेर गौर लाया गया कि मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। और फाइनली 30 दिसंबर 1906 को एक मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टीज़ वजूद में है जिसे हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पहले सदर थे वो सर आगा ख़ान थे और जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो नवाब मोहसिनुल मलिक थे। बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने के दो मकसद थे, जैसा कि अब्दुल कलाम आज़ाद साहब अपने बुक माय फ्रीडम में लिखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग बनाने के दो मकसद थे। फर्स्ट तो ये जो मुस्लिम और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट्स थी उनके बीच में जो रिलेशन है उसको तक़वियत दी जाए, और दूसरा जो मुसलमानों को मुनासिब जो फेडरल सर्विस की जॉब्स है या उनको मुकम्मल मुनासिब एडिक्वाइट रिप्रेजेंटेटिव दी जाए। उसके बाद तकरीबन 1930 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाती है।
जिसमें दो पावर थे, एक था सेंट्रल पावर था, दूसरा था अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में ऑटोमन एम्पायर एज ए जर्मन साइड ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर जो अरब कंट्रीज़ है अभी के सऊदी अरब और इन पे मुश्तमिल था। तो मुसलमानों को जब सेंट्रल पावर को शिकस्त हुई तो मुसलमानों को ये खौफ था कि जो अलाइड फोर्स है वो हरमैन शरीफ में नहीं दाखिल हो जाए, जो मुसलमानों के मुक़द्दस जगह है। इसीलिए जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो टॉप क्लास के मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, वो खिलाफत तहरीक स्टार्ट कर दी और इसीलिए मुस्लिम लीग पूरा 30 का डेकेड्स अनएक्टिव रही और जो मुस्लिम लीडर थे वो खिलाफत मूवमेंट में मसरूफ़ रहे। तो मेन फंक्शन ये था कि जो सब कॉन्टिनेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सिर्फ ये बावर कराना था कि ऑटोमन एम्पायर है वो मुसलमानों की मजहबी हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसे जो बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो उसका स्टेटस है वही बरकरार रखा जाए। और उसके बाद 30 का पूरा डेकेड्स मुस्लिम लीग का अनएक्टिव रही, क्योंकि जो टॉप क्लास लीडर थी वो इसी हिसाब से टॉप क्लास लीडरशिप थी वो खिलाफत मूवमेंट्स में भी मसरूफ़ है। उसके बाद साइमन कमीशन में भी मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। उसके बाद 40s के डिकेड में अगेन मुस्लिम लीग कायद मोहम्मद अली जिन्ना की लीडर यूनाइटेड हुई और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट दिया जिसे हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 कहते हैं। इस एक्ट को तो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया, पर जो इसके तहत होने वाली जो इलेक्शन थी 1936 में जो इलेक्शन होने वाली थी उनमें दोनों ने हिस्सा लिया। मगर मुस्लिम लीग को कुछ ज़्यादा अच्छी कारदगिरी तो नहीं देखा सके, लेकिन जिस तरह कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह कांग्रेस ने भी अपनी कारदगिरी नहीं दिखाई। उस गवर्नमेंट एंड सेंटर एंड एज वेल एज प्रोविंशियल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के बाद 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एहतजाजन अपने इस्तीफ़ा दे देती है। उसके बाद मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस मनाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग समझती है कि कांग्रेस के डे ऑफ डिलीवरेंस मनाती है। इसके बाद मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस मनाती है और इसके बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान के वाज़ा सेपरेट होमलैंड की जदोजहद में गामजन हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग को कांग्रेस के रूल के बाद पता चल गया था कि जो मुसलमानों के मुफाद है वो यूनाइटेड इंडिया में सिक्योर नहीं है। इसी वजह से अब जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से हटकर अब ऑटोनॉमस स्टेट्स की बात 23 मार्च 1949 को एक इजलास हुआ लाहौर में, जिसे हम लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से याद रखते हैं, जिसमें यह तय पाया गया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ स्टेट्स है उसे ऑटोनॉमस स्टेट करार दी जाए। बाद में इस रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट करके ऑन 10 मार्च 1946 को सब्जेक्ट जो स्टेट्स था उसे हटाकर स्टेट का इंदराज कर दिया गया। उसके बाद अगेन जनरल इलेक्शन होती है 1945 एंड 46, जिसमें जो जनरल इलेक्शन होते हैं इसमें मुसलमानों के लिए एक मखसूस नशस्तें होती हैं, जिसमें से जो 30 मखसूस नशस्तें थी मुस्लिम लीग की, उन तमाम पर मुस्लिम लीग कामयाब हो गई और जो बाकी थी उसमें 60 तकरीबन कमोबेश आधी नशस्तें कांग्रेस ने जीती और जो दूसरी नशस्तें थी वो इंडिपेंडेंट्स और अकाली दल वगैरह दूसरी पार्टीज़ थी उन्होंने, और मजलिस एरानी वगैरह उन्होंने जीती। और जब इलेक्शन जीतने के बाद ये तो वाज़ेह हो गया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात है। इसी वजह से मुस्लिम लीग को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में या गवर्नमेंट में नज़रअंदाज नहीं किया जाता। और इसी दौरान ब्रिटिश में भी, इंग्लैंड में भी इलेक्शन होती है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी वास्टन चर्चिल की जो पार्टी थी वो शिकस्त खा जाती है और लेबर पार्टी अपने इक़्तिदार में आ जाती है। लेबर पार्टी का जो पहले मौक़िफ़ था सब कॉन्टिनेंट के बारे में, उन्होंने बाद में उसी मौक़िफ़ की तायद की कि हम सब कॉन्टिनेंट को जल्द आज़ाद कर देंगे, ख़ुद मुख्तार कर देंगे। इसीलिए कैबिनेट मिशन को सब कॉन्टिनेंट भेजा गया, जिसमें कैबिनेट मिशन में ये तय पाया गया कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे।
और ये कोalition गवर्नमेंट बनी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। लेकिन ये कोalition गवर्नमेंट भी ज़्यादा देर तक ना चल सकी और बाद में इख्तलाफात हो गए। फाइनली ब्रिटिश ने 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान पेश कर दिया, जिसके तहत सब कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, वन एज पाकिस्तान एंड अदर एज इंडिया। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 15 दिसंबर 1947 को हुआ, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ख़त्म करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम रखा गया और कुछ अमेंडमेंट कर